हेलो गाइस, माई सेल्फ विवेक जॉस। और आज हम इस वीडियो में द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पेज नंबर 79 जो आपका है, चैप्टर 6 चैप्टर है द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, पहला पेज पूरा कवर करेंगे। पार्ट वाइज पार्ट करेंगे कंप्लीट पूरा चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग 9 दिन लेंगे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। अगर आपके दोस्त लोगों को भी ये चाहिए नोट्स, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। तो द ग्रेट अपराइजिंग का मतलब क्या है? हम लोग का हुआ क्या था जब देखिए, पहले आप लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश लोग हम लोग पे कैसे इफ़ेक्ट कर रहे थे। हम लोग का सारा लॉ चेंज कर रहे थे, जो भी हम लोग का कस्टम था वो सब सारा चीज़ चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि कोई सा भी चीज़ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है। अगर आपको मज़ा कुछ चीज़ में आ रहा है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होगा, उसके बाद वो आपको गंदा लगने लगेगा। अगर आपको सपना है कि दुबई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, तो जब आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब लगेगा कि हाँ भाई पहुँच गए, इतना पैसा लगा, वैसा कुछ लगेगा। लेकिन जब आप लोगों को जाने का मन रहेगा, जब आप लोग ट्रेन पे बैठोगे या फिर जब घर से निकलोगे, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। तो वही जो यहाँ पर बता रहे हैं हम लोग का ये जो बुक का पब्लिशर है, सेलिना पब्लिशर। तो फिर वो बता रहा है कि कोई सा भी चीज़ जो है कुछ ही देर के लिए अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोग का ब्रिटिश का इफ़ेक्ट कर दिया था। 1857 आते आते हम लोग को सारा चीज़ मतलब लगभग चेंज ही करे जा रहा है। अपना से लॉ जो मन में आ रहा है जा रहा है, अपने से जो मन में आ रहा है सो लॉ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला लाइन में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोग पुराने चैप्टर में पूरे डिस्कस किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे क्या क्या इफेक्ट कर रहा था। एग्रीकल्चर का सबसे बेसिक यहाँ पे दिया हुआ था हम लोग का। द चैप्टर ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट, ये पेज नंबर 71 में था। 71 और 72 पेज नंबर मैं अभी तो करवाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा। 71 और 72 पेज नंबर तो वो आने वाला था पुराने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों का, तो अब उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। तो इस पेज में यहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत सारा अच्छा कलेक्शन था, बहुत सारा सिस्टम बनाया था ब्रिटिश। तो ये वही यहाँ पर एग्रीकल्चर का और बहुत सारे हम लोग का एडुकेशन ला रहा था, एडुकेशन ला भी रहा था तो अपना फ़ायदा के लिए ला रहा था। तो फिर वही यहाँ पर लॉ बनाया जा रहा है। तो फिर वही यहाँ पे बताया गया है कि पब्लिशर के द्वारा कि हम लोग पुराने जो चैप्टर थे उसमें हम लोग पढ़े थे कैसे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे फिर लिखा है कि राजाज एंड नवाब्स। राजाज और नवाब्स में क्या फ़र्क होता है? देखिए, तो नवाब्स जो होते हैं ना, वो लीडर, जो हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ आप 10-20 तो लोग ले लिए, उसका एक लीडर होगा जो आप लोगों को इंटरेक्ट कराएगा कि हाँ भाई तुमको अभी ये करना है वो करना है, तो वही नवाब हो जाएगा। और राजाज तो आप लोगों को पता ही होगा, राजा मैं हूँ किंग, किंग इज सिंह, किंग नहीं सिंह इज किंग। हाँ, तो किंग। उसके बाद है क्वींस, फिर लैंडलॉर्ड्स जो खेती बाड़ी का जो जिसका पूरा खेत था तो उसको बोलेंगे लैंडलॉर्ड्स। पीजेंट्स जो काम कर रहे थे उनको बोलेंगे पीजेंट्स। सोल्जर्स बहादुर सिपाही। ट्राइबल्स मीन्स कि जंगली लोग, मीन्स कि जो जंगल में वैसा जगह में रहते। फिर आदिवासी लोग और कॉमन मैन जैसे हम लोग हैं, जो अभी के लाइफ में देखे तो 1947 के बाद मीन्स कि हमेशा तो कॉमन मैन हम ही लोग थे। मीन्स कि कॉमन मैन और ट्राइबल्स में यही फ़र्क होता है कि वो लोग जंगल में या फिर आदिवासी तरह कर रहते हैं, और हम लोग कॉमन मैन, हम लोग मामूली आदमी के जैसा रहते हैं। और हम लोग सब जो है उस समय 1857 तक आते आते सारे लोग जो है ना मीन्स पगला गए थे। सोच रहे थे कि अब नहीं, अब इतना लॉ बन गया, अब हम लोग को उससे छुटकारा चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है द 1857 अपराइजिंग शुक द ब्रिटिश एम्पायर टू इट्स फाउंडेशन। इसके बाद लिखा है तो 1857 का जो हम लोग आवाज़ उठाए थे ना, तो वो ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन मतलब होता है बेसिक। तो उसको दिल पे मतलब बोलते हैं कि दिल पे लगा, पूरा उसको हिला दिया दिल का उसका। मीन्स कि वो जो भी उसका बेसिक था या फिर अपना लॉ बना रहा था वो पूरा हिला दिया उस समय का 1857 में। दो इट स्टार्टेड as the military rising, the causes were deeply rooted in the nature of the British rule in India. यहाँ पे फिर लिखा हुआ है पब्लिशर के द्वारा कि ये कुछ भी नहीं था, मीन्स कि ये सारा ब्रिटिश अपने से ही करा रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बोल्ड लेटर में, कॉजेज वे डीपली रूटेड। तो इसका मतलब होता है कि
अपने से ही अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कॉजेज वे डीपली रूटेड इन द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल खुद से ही मतलब कि जो ब्रिटिश रूल बनाया था अपना ब्रिटिश राज, उस समय अपना ही मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा था, क्योंकि वो ऐसा ऐसा रूल ही बना रहा था। अगर बस अब रूल करता हम लोग का इंडिया में, बस रूल करता, तब वो कुछ दिन तक और रह लेता, लेकिन वो रूल और तगड़ा ऐसा ऐसा टैक्स लगाया जा रहा है, पैसा वैसा कुछ पीजेंट्स को दे नहीं रहा है, ठीक है। तो वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा था। उसके बाद है इट ड्रीव इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द ग्रेव डिसकॉन्टिनेंट विच वाज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑपरेसिव रूल, एलियन रूल इन इंडिया। लिखा है कि वो लोग का जो स्ट्रेंथ था वो अपना मीन्स कि ग्रेव डिसकॉन्टिनेंट में जा ही जा रहा था। मीन्स कि आदमी अब उसको इज्जत नहीं दे रहे थे, वो डिसकॉन्टिनेंट में जाया जा रहा था। मीन्स होता है कि वो लोग पीछे जाया जा रहा था, और उस वही था वो लोग का इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था, इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑपरेशन जाया जा रहा था, क्योंकि वो एलियन रूल था। एलियन का मतलब होता है फॉरेनर का रूल था इंडिया में। वैसे तो इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, मीन्स कि बहुत सारे लोग राजा वो सब लोग आए थे। आप लोग पीछे देखे होंगे अकबर का समय में, जहांगीर का समय में, हमेशा तो आते ही जा रहे थे। अकबर भी तो दूसरा अफ़गानिस्तान से ही आया था, तो वो लोग भी तो फॉरेनर ही थे, लेकिन फॉरेनर थे या ये भी फॉरेनर ही थे। ये लोग भी रूल कर सकते थे उन्हीं के जैसे, लेकिन ये लोग हम लोग को इज्जत नहीं दे रहे थे। वो लोग हम लोग को इज्जत दिए थे, हम लोग का अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहे थे, हम लोग के साथ अच्छा अच्छा कर रहे थे, इसलिए हम लोग उनको इज्जत दे रहे थे। हम लोग भी इनको इज्जत देते, लेकिन ये लोग ऐसा ऐसा टैक्स लगाए जा रहे थे। बोलते हैं ना, सरकार कुछ ही दिन के लिए रहता है, 5 साल के लिए रहता है। अगर गंदा करेगा हम लोग के साथ तो फिर हम लोग उनको हटा भी सकते हैं, तो वही यहाँ पे हुआ। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ द अपराइजिंग। कॉजेज़ क्यों अपराइजिंग हुआ, मीन्स कि आवाज़ क्यों उठा, क्या क्या फैक्टर्स था अपराइजिंग उठने का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग का अपराइजिंग 1857 का हम लोग समड अप कर सकते हैं, मीन्स कि हम लोग प्लस लेस वो सब बोलते हैं ना, कि हम लोग पूरा जोड़ घटाव कर सकते हैं इन सारे फैक्टर्स से। हाँ तो भाई, पहला कॉज है सोशल एंड रिलीजनेस। सोशल को हम लोग बोल सकते हैं सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है, जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। मीन्स कि अगर हिंदू हैं तो हिंदू अपना एक सोसाइटी बनाएंगे। सोसाइटी वैसा सोसाइटी वैसा नहीं बनेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग, मीन्स कि बहुत सारे लोग एक साथ रहें, अच्छे से रहें, उसे सोसाइटी बोलते हैं। तो सोसाइटी और रिलीजनेस एक तरह से इंटरकनेक्ट कैसे है, यहाँ पे सोशल और रिलीजनस कॉजेज़ एक साथ क्यों दिया है, ये सब आप लोग सोचते हैं क्या? अगर नहीं सोचते तो सोचना शुरू कीजिए, तभी आप लोग को रिलेट कर पाएंगे कोई सा ही वर्ड को। और हिस्ट्री तो भाई महान सा है। यहाँ पे ऐसा ऐसा मेरे को लगता है वर्ड है ना, कि अमेरिका में जा कर के हम लोग वॉकी टॉकी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी फ्रीक्वेंटली, अगर हम लोग हिस्ट्री का एक एक वर्ड को अगर समझ ले अच्छे से तो। ऐसा मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, मुझे तो इसमें ऐसा ऐसा वर्ड लगता है ना, इतना हार्ड व्हाट टू चलिए, सोशल और रिलीजनस हम लोग का इंटर रिलेट ऐसे, क्योंकि सोसाइटी है तो सोसाइटी का अपना अपना एक रिलीजन होगा। जैसे अगर हिंदू एक सोसाइटी है तो वहाँ पे हिंदू एक रिलीजन है वो लोगों का, मुस्लिम सोसाइटी है तो मुस्लिम रिलीजन है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने रिलीजन को भी वहाँ पर, अब ब्रिटिश जो इन्फ्लुएंट कर रहे थे, ब्रिटिश तो थे ही गवार नहीं, बहुत वो लोगों के पास दिमाग था, लेकिन दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे। दुरुपयोग क्यों करते हो भाई, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। पहला है हम लोग का लॉ डैट इंटरफेयर विद द रिलीजन एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए, जो ब्रिटिश जो थी ना, ब्रिटिश अथॉरिटी गवर्नमेंट, अभी तो कंपनी है, अथॉरिटी गवर्नमेंट बाद में बनाएगी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हम लोग का, वो तो कंपनी है अभी के लिए। तो अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो अभी वो कंपनी है, वो अभी तक कुछ गवर्नमेंट अपना नहीं बनाया है, सिर्फ वो अपना कंपनी है, बस एक तरह का कंपनी आया है दूसरे जगह से, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही कंपनी है जिसका कैपिटल है लंदन, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी ना, तो पूरे मुद्दे पे ही आते हैं, ठीक है। तो लॉज, वो जो ब्रिटेन कंपनी थी, मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब जो हम लोग का जो लॉ था पहले से, अब उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। मीन्स कि जो ब्रिटेन कंपनी का जो लॉ था ना, अब हम लोग का रिलीजन, मीन्स कि हम लोग हिंदू का जो भी रिलीजन है वो लाइक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद पूरा कंप्लीट करते सेंटेंस। अगर हम लोग होली मनाते हैं, हम लोग से कोई आकर बोले तुम पानी वेस्ट नहीं करेगा, तुम होली में रंग नहीं खेलेगा, तुम पिचकारी नहीं मारेगा किसी पे,
ठीक है। तो अब हम लोग को कोई बोलेगा ऐसा पूजा नहीं करना है तुमको, होली में कुछ भी नहीं करना है, तुम लोगों को कॉमन जैसा हम लोग रोज़ दिन मनाते हैं वैसे ही तुमको अभी मनाना है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो कैसा लगेगा भाई? तो मुझे तो बहुत गंदा लगेगा, आप लोगों का दूसरा फीलिंग होगा। तो वही यहाँ पर भी हो रहा था। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने मन मुताबिक जो मन में आ रहा था सो लॉ बना रही थी, जो मन में आ रहा था सो नहीं, मीन्स थोड़ा मोड़ा सोच के अपना प्रॉफिट देख करके वैसा लॉ बना रही थी ब्रिटिश। बस मुझे लगता है दो काम सबसे अच्छा की थी हम लोग का उस समय, एक था सती और दूसरा था एजुकेशनल पॉलिसी नया एजुकेशनल पॉलिसी लाया था। तो बस दो ही काम भैया सबसे अच्छा वो लोगों ने किया, जो कि था सती क्या था, एक पहले आप लोग कस्टम सुने होंगे कि अगर हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ को ही मरना पड़ता है जल के, ठीक है। और एक एजुकेशन पॉलिसी आप लोग पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे, वो लोग नया एजुकेशन पॉलिसी ला रहा था। तो यही दो काम मुझे लगता है सबसे अच्छा किया था। आगे पॉइंट बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स मेड बाय द ब्रिटिश। इसका मतलब ये है, देखिए अब ब्रिटिश तो अपना लॉ बनाया जा रहा है, अपना प्रॉफिट देख करके लॉ बनाया जा रहा है। अब हम लोग को बोल रहा है कि तुमको वो जो लॉ बना रहा है उस पर तुमको वर्क भी करना है। मीन्स कि अगर हम लोग का अभी लॉ है कि हम लोग को वोट देना है जब 5 साल में, जब चेंज होगा हम लोग का मोदी, जब मोदी चेंज होगा, अभी तो प्रेजेंट में मोदी है, ठीक है, तो चेंज होगा तो फिर हम लोग को वोट देना। तो वैसे ही वो लोग भी लॉ जो बना रही थी बोल रहा था कि आप उसमें रिस्पॉन्स भी कीजिए, जो हम बना रहे हैं लॉ उस पर आप लोग रिस्पॉन्स भी दीजिए कि हम लोग हाँ ये काम जो हम लोग बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उस पर आप लोग वर्क कीजिए, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का इंडिग्निटीज़ हर्लीड एट इंडियंस। तो जो ये ब्रिटिश थी ना, वो ये वाला जो पॉइंट है इसका सबसे मेन मीनिंग है कि वो हम लोग पे बहुत वो उठा, मतलब कि हम लोग का बहुत सेम करते थे हम लोग को, मीन्स कि मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाएगा तो भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा, मैं उसे ठोक डालूंगा अभी का अभी, ठीक है। तो वही लोग भी उस समय कर रहे थे, मजाक बना रहे थे इंडियंस का। और वो इंडियंस का जब मजाक बना रहे थे, आगे देखते हैं, वो फोर्सली इल ट्रीटमेंट कर रहे थे। मीन्स कि इल ट्रीटमेंट का मतलब होता है क्रूएल एक्ट। मीन्स कि क्रूएल एक्ट का मतलब होता है कि एक वो बहुत शर्मिंदगी जैसा वाला एक्ट, बहुत नाइंसाफ़ी वाला एक्ट, वैसा हम लोग पे बहुत अत्याचार किए जा रहे थे। वो जो ब्रिटिश थे हम लोग पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे थे। तो आखिरी में क्या हुआ, उसके बाद पॉइंट्स है कि वो हम लोग का इंसल्ट कर रहे थे, ह्यूमिलेट कर रहे थे। और जो स्किल इंडियंस थे, मीन्स कि जो वर्क अपने से कर सकते थे, उन्हें किल कर दिया जा रहा था। तो अब किल कर दिया जा रहा था, जो स्किल है उनको, जो आवाज़ उठा रहे थे उनको मार दिया जा रहा था, तो कैसा लगेगा? उसके बाद वाला पॉइंट है एप्रिसिएशंस अबाउट इंग्लिश एजुकेशन। सो यहाँ पर आप लोगों को पहले एप्रिसिएशन का मतलब जान लेना चाहिए। तो एप्रिसिएशन बहुत लोगों को पता भी होगा, मैं बीच बीच में ऐसा बोल देता हूँ कि पता होना चाहिए, लेकिन आप लोग जिनको पता है वो ऐसे माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन का मतलब है फियर, किसी को कुछ चीज़ के लिए फियर होना चाहिए। फियर मीन्स कि फियर था जो हम लोग के वो थे ना, हम लोग के जो पेरेंट्स, उस समय हम लोग के तो पेरेंट्स ही बोलेंगे, क्योंकि मीन्स कि हम लोग का उस समय का जो सोसाइटी था वो बहुत डर रहे थे इंग्लिश एजुकेशन के लिए। क्यों डर रहे थे? कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिशनरीज़ बने जा रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ बने जा रहे थे। तो अब लोगों को डर हो गया था कि अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ बन रहे हैं, तो अब हम लोग को अगर हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम लोग को हिंदू है तो क्रिश्चियन धर्म में हम लोग को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इनका बहुत डर था ये जो इंग्लिश एजुकेशन था उसके लिए, लेकिन करना तो था ही, इंग्लिश एजुकेशन सबको तो करना था ही। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था ना, देखिए अब हम लोग से वो काम करवाएगा तो वो लोगों को तो अपना इतना है नहीं कि हिंदी सीख ले, हिंदी तो सीखेगा नहीं जब हिंदुस्तान में है। तो तब भी हम लोग को इंग्लिश सिखा रहा था, ठीक है, इंग्लिश सिखा रहा था, इंटरनेशनल लैंग्वेज अभी के लिए तो ठीक ही है, सिखा दिया एक तरह से, अच्छा ही था। लेकिन वो लोग का अभी एक था कि हिंदी में नहीं ये सीखेंगे। हिंदी क्यों नहीं सीखोगे भाई, हिंदुस्तान में हो, जब राज कर ही रहे तो हिंदी भी सीख लेता। तो अभी वो जो बोलता है ना, हाँ मुझे हिंदी नहीं आता, तो वो वाला नहीं होता उसके साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इकोनॉमिक कॉजेज़।
हम लोग का इकोनॉमिक कॉजेज़ में वो सारे चीज़ आ जाएंगे जो हम लोग को इकोनॉमिक से रिलेटेड, मीन्स कि पैसा से रिलेटेड। अब ब्रिटिश हम लोग का कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, पैसा के साथ क्या हो रहा था। तो भैया सबसे पहला चीज़ है कि पैसा ही सब, उस समय भी का भी जीवन जो पैसा से ही था। तो पैसा वो लोग ले जा रहे हैं। उस समय हो क्या रहा था ना, देखिए सामान यहाँ का ले रहे हैं, कॉटन यहीं का ले रहे हैं, भेज दे रहे हैं बिना हम लोग का कुछ परमिशन का, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं अपना इंग्लैंड में, और फिर वहाँ बना रहे हैं, फिर यहीं पे आके बेच रहे हैं। क्या है, व्हाट इज़ दिस। और वहाँ उठना ही चाहिए था। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ ऐसे ही हो रहा था। सबसे पहला पॉइंट है रूइन ऑफ द ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स। रूइन ऑफ द ट्रेड का, रूइन का मतलब होता है मीन्स कि खाली कर देना इन द सेंस यहाँ पर मतलब है कि हम लोग का जो भी ट्रेड था, ट्रेड हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो हाथ से हम लोग के बुन रहे थे, उस समय हम लोग का मशीन तो था नहीं, फट 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 बने जा रहा है। अभी जैसे सिलाई मशीन है, मीन्स कि जो वीविंग मशीन है, अभी का वीविंग मशीन, सिलाई मशीन, तो उससे फट फट अभी बन जाता है, फटता है, पैंट भी तो बन जाता है। लेकिन उस समय हैंडीक्राफ्ट था, मीन्स कि हम लोग को हाथ से ही सारा चीज़ बनाना था। और हैंडीक्राफ्ट का यही मतलब नहीं होता है बस कपड़ा बनाना, जो भी बन रहा है हाथ से, जो भी चीज़ बने जा रहा है उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। जैसे पॉट बन रहा था, घड़ा, बहुत सारी चीज़ें बना रहे थे, हमको तो उतना पता नहीं है। जो वो लोग जो थे रूइन ऑफ द ट्रेड कर, मतलब कि खाली हम लोग का जो भी ट्रेड हम लोग करते थे अब अपने नाम कर लिए थे सारा चीज़। अब बोलते हैं कि हम ही लोग करेंगे, पैसा भी हम ही लोग लेंगे, हम लोग फिर एग्रीकल्चर बस करें। शायद मुझे लगता है उस समय का एग्रीकल्चर ही अभी का हम लोग का इंडिया को बोलता है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। एक तरह से सही भी है, छोड़ो सही है कि नहीं कुछ है, मुझे नहीं पता। इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स। तो इम्पॉवरिशमेंट का मतलब होता है कि गरीब जैसा। तो जो कल्टीवेटर थे, जो खेत में काम किए जा रहे थे, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, जो भी वो वर्क कर रहे थे। देखिए, एक तरह से हम लोग बोल सकते कि पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन मतलब उतना पैसा नहीं मिल रहा था जितना वो लोग वर्क कर रहा था। मीन्स कि अगर वो काम कर रहा है 500 का, तो उसे मिलेगा सिर्फ 5 रुपये या 10 रुपये। तो उस तरह से उन लोगों का काम हो रहा था। 500 तो नहीं मिलता था, मीन्स कि कमी बहुत कम। उस समय का वैल्यू से डिपेंड होता है पैसा का। अगर वैल्यू अगर 10 रुपये का मेरे को अभी के समय का अगर 1 लाख का सोना उस समय के अगर 10 रुपये का सोना का बराबर, तो वैल्यू से डिपेंड करता है, पैसा से नहीं डिपेंड करता है। अब उस समय पैसा ले आएगा, अभी का नोट 2000 गुलाबी नोट लेके जाएगा, तो फिर और उस समय के समय में जब राजा अपना छपवाते थे पैसा, तो उस समय तो वो पेपर का एक टुकड़ा था, उसका एक वैल्यू था, क्या बोले किसका। तो अभी अब लेके जाएंगे तो पट्टे से लेगा, पट्टे से सामान देगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। जो पीजेंट्स थे हम लोग को वर्क करवा रहे थे, वो मानसून में बरसात हो रहा है और खेती करे जा रहे, खोदे जा रहे हैं, और पानी जो गिर रहा है वो अलग, उन्हें साफ़ करना अलग है। पिल्लू आ जाते थे, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है, इंसेक्ट आ जाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे दिक्कत है। इंडिया रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। मैं जब बोल रहा था इससे पहले कि एग्रीकल्चर बेस्ड कॉलोनी हम लोग का उसी समय बना होगा, तो सही है, वो हम लोग का उसी समय हम लोग का एग्रीकल्चरल कॉलोनी बन गया था। मीन्स कि ब्रिटिश जो है बस हम लोग से कुछ भी, हम लोग को ट्रेड में हम लोग को दखल अंदाजी करना ही नहीं है, हमें बस खेती करना है और खेती करके अपना पैसा लेना है और जाना है भैया अपना घर, जहाँ भी जाना है। ठीक है, तो हम लोग को पूरा एग्रीकल्चरल कॉलोनी बना दिया था, कुछ भी नहीं करना है काम हमें तो बस खोदना है ज़मीन को, भारत माता को खोदो। फिर हम लोग का है 4th पॉइंट, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द इंडिगो कल्टीवेटर। इन ह्यूमन मैं बोला था क्रूएल एक्ट, मीन्स कि एकदम वो वाला एक्ट, बहुत क्रूएल तरह का एक्ट जो था। मीटेड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट या दिया जाना। हम लोग का जो क्रूएल एक्ट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इंडिगो कल्टीवेटर। इंडिगो एक कलर होता है, मीन्स कि पेड़ से जो आता है वो कलर एक तरह का होता है। पूरा मतलब ये है कि हम लोग को अगर हम लोग को बुखार भी है, सर्दी खांसी कुछ भी है, तो हमें खेत में जा कर के वो उगाना ही है। हम लोग का इंडिगो ट्रेड जो था उस समय क्यों इतना वो लोग पगलाया हुआ था इंडिगो के लिए ही, और भी तो संतरा था और गन्ना था, कुछ भी था, बहुत सारी चीज़ था, लेकिन इंडिगो के लिए क्या पगलाया हुआ था, क्योंकि इंडिगो वो लोग के लिए बहुत हाई प्रॉफिटेबल था। मीन्स कि वो लोग बहुत हाई दाम में बेचता होगा,
वो लोग जाने वो लोग कितना बेचता था, वो तो हिंदुस्तान लोगों को भी शायद नहीं पता होगा, वो लोग अपने वैल्यू में बेचता था, तो शायद वो लोग बहुत हाई प्रॉफिटेबल में बेचता है, शायद नहीं पक्का ही हाई प्रॉफिटेबल में भेजता था यूरोप में, तो वो लोगों के लिए बहुत हाई मीन्स है, हाई प्रॉफिट उन लोगों को होता था, इसलिए इंडिगो के लिए लोग पकड़ाया हुआ था। फिर ड्रेन ऑफ द वेल्थ। सो हम लोग का आखिरी ये पॉइंट। सो आपने देखा ना यहाँ पे कैसे ब्रिटिश हम लोग पे कैसे क्या कर रहे थे, मतलब कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी करो भागना, ठीक है। उसके बाद ड्रेन ऑफ द वेल्थ। ऐसे ही हम लोग का यहाँ पे लास्ट पॉइंट में कुछ खास दिया नहीं है, बस लिखा हुआ था ड्रेन हो रहा था कैसे वेल्थ जो हम लोग का था वो ड्रेन हुए जा रहा था। फिर आता है पॉलिटिकल कॉजेज़। जो भी लीडर का पावर था ना उसे वो लोग इरोज कर रहे थे। इरोजन का मतलब ही होता है कि ख़त्म कर देना। नवाब का कुछ तो पावर ही नहीं है। यहाँ पे मैं बस छोटे छोटे तरह से बता रहा हूँ। पेज नंबर 81 और 80 में एकदम क्लियर डेफिनेशन पॉइंट वाइज पॉइंट होगा। शायद मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा हूँ, लाइन वाइज लाइन। तो वीडियो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आता है डिस्कर्सी ऑफ द मुग़ल एम्पायर। सो डिसकॉर्टेसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एंड लाने के लिए। सो मुग़ल एम्परर जो था, ब्रिटिश चाहते थे कि मुग़ल जो डायनेस्टी था उसे ख़त्म ही कर देना। मुग़ल डायनेस्टी को मतलब वो लोग क्या चाहते थे, ख़त्म ही कर दो, नहीं चाहिए मुग़ल डायनेस्टी, वैसा वो लोग सोचते थे। फिर आते हैं सो यहाँ पे नाना साहब जो थे वो कुछ खास आदमी थे, स्पेशल थे। तो नाना साहब को क्यों पॉइंट लिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लॉर्ड डेलहौसी एक बहुत पगला इंसान नहीं बोल सकते हैं, वो ब्रिटिश का ही एक था, गवर्नर तरह का था। तो वो जो है ना पेंशन नाना साहब कौन थे, तो वो एक बालाजी राव टू जो था, तो बाजीराव टू था ना जो पीछे था, बाजीराव टू वो बालाजी विश्वानंद का बेटा जो था। उसके बाद बालाजी विश्वानंद जो थे वो ही तो थे पेशवास में इसकी प्राइम मिनिस्टर जो बचाए थे उसको शाहू को, ठीक है। तो यहाँ पर वही जो बाजीराव वन है, सॉरी यहाँ पे बाजीराव जो, लेकिन यहाँ पे बाजीराव मीन्स कि यहाँ पे हिस्ट्री में यही होता है, कहीं पे 1 देगा कहीं पे 2 देगा। तो मीन्स यहाँ पे बाजीराव 2, यहाँ पे इसका मतलब आप कॉमन से यही समझ सकते हो कि जो बाजीराव 1 का जो बेटा था तो फिर वही बाजीराव 2 होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज तो दिया नहीं है कि बाजीराव 1 का बेटा बाजीराव 2 है, गूगल में सर्च कर सकते हो कि बाजीराव 2 कौन थे। तो मुझे तो लगता है बाजीराव 1 ही थे का बेटा था बाजीराव 2। तो वो जो बाजीराव 2, मुझे क्या लेना देना, मीन्स कि हम लोग को क्या लेना देना किसका बेटा था। तो नाना साहब को जो पेंशन नहीं मिल रहा था, पेंशन मतलब क्या होता है, तो आप लोग सुने होंगे कंपनी में कोई रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन मिलता है, तो वही पेंशन नहीं मिल रहा था अब नाना साहब को, बाजीराव 2 का जो मर गया था उसके पापा का, तो उसको पेंशन नहीं मिल रहा था, इसलिए उसी को पॉइंट किया क्योंकि वो राजा एक तरह से था, गवर्नर था, ठीक है। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लपेस। डॉक्ट्राइन मतलब होता है कि एक सेट बिलीफ किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे लपेस एक आदमी है भाई, कुछ है नहीं वैसे जो। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लपेस कुछ है था, मतलब वो बोल रहा था कि अब किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगा, जो भी नेटिव रूलर अब गए हैं अब उनको पेंशन नहीं मिला जाएगा। सो इसमें बहुत आवाज़ उठा था। रानी लक्ष्मीबाई यहीं पे आई थी, झांसी की, और उनके साथ आए थे तांतिया तोप आई थी। तांतिया तोप, ये तो तोतला बना देती है, मैं तो तांतिया तोप। हाँ तो तांतिया तोप, अरे यार क्यों, हाँ तांतिया तोप जो थी वो इनके साथ आई थी, रानी लक्ष्मीबाई के साथ, इसी समय में डॉक्ट्राइन ऑफ लपेस के लिए ही। सो पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, अगर अब कोई उनका बेटा है तो पढ़ाई कैसे करेगा, बहुत प्रॉब्लम था उस समय। एनेक्सेशन ऑफ अवध। सो अवध क्यों यहाँ पे महत्वपूर्ण है इतना, मीन्स कि अवध से बहुत सारे सिपोइज़ का मतलब सोल्जर्स, उस समय सोल्जर्स को सिपोइज़ बोला जाता था, तो सबसे ज़्यादा अवध से ही आते थे सारे सिपोइज़, तो इसलिए अवध यहाँ पर एनेक्सेशन हो गया, तो यहाँ पे बहुत आवाज़ उठा था अवध के लिए भी। अब उसके बाद आते हैं मिलिट्री कॉजेज़। वीडियो बहुत मेरे को लग रहा है लंबा हो गया, 30 मिनट का शायद हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया होगा। सो सॉरी, इंट्रोडक्शन वीडियो ही मैं आधा से ज़्यादा चीज़ तो इंट्रोडक्शन में कवर कर दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं मिलिट्री कॉजेज़ में। सो मिलिट्री कॉजेज़ में हम लोग का लो सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन।
हम लोग का जो भी मिलिट्री जो थे ना वो अपने जान पे खेल रहे हैं। अब उन्हीं को लो सैलरी, बहुत कम सैलरी देगा, सिर्फ देगा 20-30 रुपये उस समय का हिसाब से, तो कैसे चलेगा? ठीक है। और उनका जो प्रमोशन था वो भी शायद ही किसी का होता होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम था उस समय का प्रमोशन का किसी का भी, मतलब एक तरह से होता ही नहीं था। हो जाता था जो थोड़ा घूस वूस देते थे उनका शायद हो जाता होगा। फिर आते हैं गल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स। गल्ट का मतलब एक बेसिकली होता है अब्यूडेंट सप्लाई, बहुत ज़्यादा ही सप्लाई हो गया था उस समय अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स का। किसी को मतलब कि सब सोल्जर्स तो बनना चाहते थे। क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि सबको उस समय बदला तो लेना था, सब मुड़ करके ब्रिटिश पे तो भारी पड़ने ही वाले थे, इसलिए सबको सोल्जर बनना था उस समय। इसलिए ही अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ही उस समय बढ़ गए थे। फिर आते हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। सो एनलिस्टमेंट एक्ट जो था वो बहुत खतरनाक एक्ट था। यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा था, पहले जान लीजिए एनलिस्टमेंट का क्या मतलब होता है। सो यहाँ पे चेंज इसका एक तरह से मतलब, सॉरी मैं चेंज बोल रहा था, सॉरी चेंज के लिए। सो इनक्रूएल का मतलब होता है, इनक्यूरेलिंग का मतलब होता है, सॉरी फॉर ऑल डैट। इतना देर समझ में आ रहा था, थोड़ा वीडियो में बने रहिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनलिस्टमेंट का मतलब होता है रजिस्टर एक तरह से उसे बोल सकते हैं कि रजिस्टर करना जो था ना वो उस समय बहुत परेशानी का था। सो जो भी सोल्जर्स बनना चाहते थे ना, एक तो अनएम्प्लॉयड भी थे और जो भी बनना चाहते थे उनका रजिस्टर नहीं हो रहा था नाम। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट 2 आने वाला है, सारा ये पूरा चैप्टर होने वाला है, इसका आगे वाला भी चैप्टर होगा। ठीक है, तो बाय बाय।